हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बायोट्रीजर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, और साथ ही साथ हमने बात की थी उसके टाइप्स की, जो कि कितने थे, 2, मेंडेलियन डिसऑर्डर और साथ ही साथ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज के वीडियो में उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के टाइप्स की बात करते हैं। देख सकते हैं आप, ये चार्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज किया हमने ऑटोसोमल में और सेक्स लिंक में। डन। चलिए, ऑटोसोमल डिजीज जो है मतलब काइंड ऑफ डिजीज विच हैव द अफेक्टेड जीन ओवर ऑटोसोम इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डिजीज। और उस ऑटोसोमल डिजीज को हमने कैटेगराइज किया है इन 2 पार्ट्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मतलब आइदर वो डिजीज डोमिनेंट हो सकती है, आइदर वो रिसेसिव हो सकती है। पहले हम बात करेंगे इन सब के कुछ अच्छे एग्जांपल्स की जो कि हमारे काम के हैं, और देन फिर हम डिस्कस करेंगे इनमें से कुछ डिजीज को। बोलो क्लियर है? चलो बात कर लेते हैं हम। अगर मैं बात करूं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की, तो इसमें केवल एक ही एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली गिवन है। कोई एक्सप्लेनेशन की हमें यहाँ बात नहीं करनी है, केवल नाम याद रखना है। और क्या है वो नाम? वो है मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी। क्या है? मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी। ये है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। सिर्फ नाम याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी। बोलो क्लियर है? चलिए, रिसेसिव डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, सभी याद भी करने हैं और सभी को एक्सप्लेन भी करना है हमें। कौन कौन से हैं? जैसे एक हम याद करते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। डन। नेक्स्ट हम याद करेंगे यहाँ थैलीसीमिया। एक है सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट है थैलीसीमिया। अदर देन दैट एक और डिजीज यहाँ याद करेंगे हम, PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। डन। तो सिकल सेल एनीमिया हुई, थैलीसीमिया हुई और हुई PKU यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया। डन। चलिए, सेक्स लिंक डोमिनेंट का कोई एग्जाम्पल हमें याद नहीं करना है, बिकॉज ये हमारे कुछ ही किसी भी काम का नहीं है। लेकिन सेक्स लिंक रिसेसिव जरूर हम याद करेंगे। कौन कौन है? 2 डिजीजेज है हमारे पास। एक है हीमोफीलिया और नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों हो गई सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ये 3 हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, और ये अकेली हो गई आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट। और कुछ नहीं भी आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर? मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी। बोलो क्लियर है? चलिए, इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया के लिए सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये तो सबसे पहली पॉइंट हुई गई। बोलो क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि इस डिजीज में बेसिकली होता क्या है। तो होता ये है कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसकी हो जाती है डेफिशिएंसी। वो भी अगर हम स्पेसिफिक होना चाहें तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है फैक्टर नंबर 8 की। ठीक है, लोअर क्लासेस में मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम 11th में आपने जरूर पढ़ा होगा कि टोटल देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर अवेलेबल ड्यू टू विच क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर। ठीक है,
कट लग जाता है कहीं पे तो वहां पे फिर क्लॉट बन जाता है रेड एंड ब्राउन कलर का, ब्लैक ब्राउन कलर से एक क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो वो जो क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं टोटल 13, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो है उसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया जो है वो कॉज होता है। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। डन। अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो होगा क्या कि जो पेशेंट है उसमें अगर छोटा सा स्मॉल सा इंसिजन, स्मॉल कट भी अगर लगता है तो फिर वो अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग जो है वहां पे होने लग जाएगी और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इंडिविजुअल की, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डेथ की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब जो हीमोफीलिया है ये कैसा डिसऑर्डर है, ये है एक लीथल डिसऑर्डर। ठीक है, ऐसी डिजीज, ऐसा डिसऑर्डर जिस वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज लीथल डिसऑर्डर। और हीमोफीलिया फिर कैसा हुआ, एक लीथल डिसऑर्डर है। बोलो क्लियर है। और एक पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज। ठीक है, रॉयल डिजीज भी कह सकते हैं हम हीमोफीलिया को। क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज, क्योंकि जो ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया है उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी यही सेम डिजीज जो है वो देखने को मिलती है। और इवन जो क्वीन खुद है वो है इस डिजीज की कैरियर। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट टर्म हमारे पास आ गई कि भाई कैरियर का मीनिंग क्या है। देखिए, कैरियर का मीनिंग है वो इंडिविजुअल जिसके पास डिजीज का जीन तो है पर डिजीज नहीं है। ठीक है, मतलब वो केवल डिजीज को कैरी करके लेके जा रहा है, कहाँ पे, इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मतलब कैरियर वो है जो कि डिजीज को कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा रहा है। देखिए, डिजीज का जीन है, इसको नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएगी ये फीमेल। ठीक है, बट ये खुद डिजीज नहीं है, बिकॉज ये डिजीज कैसी है, रिसेसिव। ठीक है, भाई रिसेसिव है तो केवल एक जीन आने से डिजीज होगी नहीं, लेकिन इसके पास जीन जरूर है तो ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकती है, कैरी कर सकती है। बोलो क्लियर है। कैरियर की बात अगर हम हीमोफीलिया के केस में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम और एक पॉइंट कह सकते हैं कि ओनली फीमेल इंडिविजुअल जो है वो हो सकती है यहाँ पे कैरियर। ठीक है, कभी भी मेल इंडिविजुअल जो है वो कैरियर नहीं हो सकता। हीमोफीलिया के केस में या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में कैरियर जो है वो पॉसिबल है, लेकिन वो केवल कौन हो सकता है, फीमेल। क्यों, बिकॉज उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। मेल में कैरियर की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी बिकॉज उसके पास एक ही एक्स होता है, एक्स वाई। ये भी बात लास्ट वीडियो में मैं कर चुकी हूँ कि केवल एक ही एक्स है मेल में, तो इस पर अगर डिजीज का जीन है तो ये डिजीज्ड है। ठीक है, अगर डिजीज का जीन नहीं है, एक्स वाई है नॉर्मली, तो ये नॉर्मल है, इसको कोई डिजीज नहीं है। बाकी कैरियर की पॉसिबिलिटी मेल में नहीं हो सकती, ओनली फीमेल में ही कैरियर की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरियर के लिए ही, तो जो कैरियर की कंडीशन है वो इतना तो समझ में आ गया कि केवल फीमेल ही हो सकती है, बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कैरियर की पॉसिबिलिटी है वो केवल और केवल ओनली फाउंड इन रिसेसिव डिजीज। ठीक है, मतलब अगर डिजीज जो है वो रिसेसिव है तो ही कैरियर नाम के कोई इंडिविजुअल जो है, कोई भी मेल आइदर फीमेल इंडिविजुअल जो है वो कैरियर हो सकता है अगर डिजीज रिसेसिव है। बहुत कॉमन पॉइंट है कि भाई जो डोमिनेंट होगी, अगर डिजीज डोमिनेंट है डिसऑर्डर या डोमिनेंट है डिजीज, तो उसमें कैरियर की कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगी कि अगर डोमिनेंट है
इसका मतलब एक भी जीन के आने से, मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ, एक भी डिजीज का जीन आया, तो ऐसा इंडिविजुअल डिजीज्ड ही कहलाएगा, उसको आप कैरियर नहीं बोल सकते, बिकॉज डिजीज जो है वो डोमिनेंट है। बोलो क्लियर है? यानी जब भी डिजीज रिसेसिव होगी तभी कोई पॉसिबिलिटी है कि उस डिजीज का कोई कैरियर बन सकता है। और अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो कैरियर कौन होगा? फीमेल। बोलो क्लियर है? ओनली फीमेल या ऑलवेज फीमेल कैन बी द कैरियर ऑफ डिजीज हीमोफीलिया और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप मतलब कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कैसा उनका जीनोटाइप होगा, जबकि अगर वो हीमोफीलिया से डिजीज है या फिर वो नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कही बात किसकी? मेल की। तो अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो कंडीशन मिल सकती है, या तो ये या तो ये। H का मतलब है यहाँ हीमोफीलिया, इसका मतलब मेल के पास हीमोफीलिया का जीन है, यानी ये कंडीशन जो है वो दिखाई देती है डिजीज्ड मेल की। ठीक है, और अगर ये कंडीशन है तो मेल है नॉर्मल। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए थोड़ी बात फीमेल के लिए भी की जाए। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो या तो फीमेल ऐसी हो सकती है, ये क्या है? ये है नॉर्मल फीमेल। या तो फीमेल ऐसी हो सकती है, ये क्या कंडीशन है? ये है डिजीज्ड फीमेल। फीमेल के केस में एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, पढ़ चुके हैं हम, ये कंडीशन किसके लिए है? कैरियर के लिए। बोलो क्लियर है? यानी अगर फीमेल के पास, जिसके पास दो एक्स क्रोमोसोम हैं, उसके एक एक्स में अगर हीमोफीलिया का जीन है तो वो डिजीज ना होकर के हो जाएगी कैरियर। बोलो क्लियर है? चलिए ये हुई बात जीनोटाइप की। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हीमोफीलिया के लिए याद रखना बहुत जरूरी है वो क्या है कि जो हीमोफिलिक फीमेल की या हीमोफिलिक डॉटर की बात करें, यानी हीमोफिलिक प्रोजेनी बनने की जो कंडीशन है वो होती है रेयर। ठीक है, मतलब ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जब आपको ये वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिले, या फिर हीमोफिलिक डॉटर जो है, हीमोफिलिक प्रोजेनी जो है वो मिले। क्वेश्चन है क्यों? बिकॉज देखिए हीमोफिलिक डॉटर होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, यही होगी हीमोफिलिक डॉटर। और ऐसी प्रोजेनी बनने के लिए पेरेंट्स क्या होने चाहिए? फादर में भी एक जीन होना चाहिए और मदर में भी एक जीन होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट की हम बात कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट हीमोफिलिक मेल जो है उसकी मैरिज जब हो जाएगी अगर एक कैरियर फीमेल से, तो ये कंडीशन हो सकती है कि ऐसी डॉटर बने, जो कि इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, बिकॉज जो ये हीमोफिलिक मेल होता है ये अपनी लाइफ की लेटर स्टेज पे ये अनवायबल होता है, मतलब इसकी जल्दी ही डेथ हो जाती है, ज्यादा टाइम तक इसका लाइफ स्पान नहीं होता है इतना कि वो टिल मैरिज सरवाइव कर सके। तो इसीलिए ये कंडीशन रेयर होती है कि हीमोफिलिक डॉटर जो हो वो बने प्रोजेनी। बोलो क्लियर है? कॉमन पॉइंट्स हीमोफीलिया के यहाँ कंप्लीट हुए। एक पॉइंट ऐसा जो हीमोफीलिया पे भी अप्लाई होगा और साथ ही साथ अप्लाई होगा कलर ब्लाइंडनेस पे, तो उसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल में मीनिंग है इनहेरिटेंस इन अपोजिट सेक्स। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि डिजीज का जीन अगर फादर के पास है यानी मेल के पास है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जब इनहेरिटेड होता है तो वो डॉटर में इनहेरिटेड होने की टेंडेंसी शो करता है। और अगर वो जीन मदर के पास है यानी फीमेल के पास है, तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में इसके सन में यानी कि मेल में ट्रांसमिट होने की, इनहेरिटेड होने की टेंडेंसी शो करता है।
इसी को ही हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस का वो टाइप जो कि नेक्स्ट प्रोजेनी में अपोजिट सेक्स में डिजीज को इनहेरिटेड करे, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फादर से डॉटर में और मदर से सन में डिजीज इनहेरिटेंस हो रही है। 10 ये जो दोनों बातें अभी हमने पढ़ी या जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, ये कॉमन है, मैंने पहले भी कहा। यानी कि जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। यानी यही चीज हीमोफीलिया में भी मिलेगी और यही चीज आपको कलर ब्लाइंडनेस में भी मिलेगी। बोलो क्लियर है? चलिए फिर आज हीमोफीलिया की बात हुई खत्म और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।